हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर शॉर्ट स्टोरी नंबर 3। आज हम अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 का आगाज करेंगे एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इज माय सन द फनेटिक। जी, ये इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है। आज हमने इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करना है। ये कहानी सिर्फ 19 सेंचुरी के एंड के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि मौजूदा दौर की जो चीजें हैं ये उसकी पिक्चर को भी डिपिक्ट करती है। ये आज के दौर की जो सिचुएशंस हैं उनका भी रिफ्लेक्शन हमारे सामने लेके आती है। सो बेसिकली दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी कि जिस इरा के अंदर इसको लिखा गया था ये उस वक़्त के भी असरात को ज़ाहिर करती है, और आज के दौर के अंदर आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको वो वाला जो रिफ्लेक्शन होगा वो आज के दौर के अंदर भी सेम टू सेम नज़र आएगा। तो इस कहानी को हम वो एक ट्रेडिशनल वे के अंदर डिस्कस करेंगे जिस तरह हम बाकी शॉर्ट स्टोरीज को लेके चल रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द biography of the short story writer. Then we will see some aspects about the short story, and then at the end we will see the story, what is the real story. कि आखिर में हम देखेंगे कि आखिर में स्टोरी किस तरह से चलती है। So let's get started with the biography. जी, My Son the Fanatic is written by हनीफ कुरैशी। जी है जी, आपकी शॉर्ट स्टोरी राइटर हनीफ कुरैशी ने इस कहानी को लिखा, माय सन द फनेटिक। हनीफ कुरैशी वाज बोर्न इन 1954 एंड ही इज स्टिल अलाइव। 1954 में इनकी जो बर्थ होती है वो इंग्लैंड का एक इलाका है ब्रोमली, इस जगह पे इनकी बर्थ होती है और ये अभी तक जिंदा है। हिज फादर वाज इंडियन एंड हिज मदर वाज ब्रिटिश। इसके जो वालिद थे वो इंडियन थे, मीन्स के मुसलमान थे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहा करते थे। और इनकी जो माँ है वो ब्रिटिश मीन्स के एक अंग्रेज थी। यहाँ पे ये जो कल्चर हाइब्रिडिटी है ना, ये जो एस्पेक्ट आते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। जो वाला था वो मुसलमान था और जो माँ थी वो अंग्रेज थी। तो इस चीज का जो इसकी जिंदगी के अंदर ना बहुत गहरा असर है, और ये चीज आपको उसकी राइटिंग के अंदर भी नजर आएगी। व्हेन ही वाज यंग ही डिसाइडेड कि मैं तो राइटर बनूंगा, और टीन एज के अंदर ही इसने नॉवेल्स वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे। जो सबसे बेसिक इंस्पायरेशन चीज थी इसको राइटिंग की तरफ ले जाने वाली, बेसिकली दैट वाज कल्चर हाइब्रिडिटी। मींस के दो कल्चर्स को लेके चलते थे, अपने फादर के कल्चर को भी और अपने मदर के कल्चर को भी, जिसकी वजह से ये जो चीजें थी ये इसकी राइटिंग का सबसे बड़ा इंस्पायरेशन बनी हुई थी। ही स्टार्टेड टू राइट नॉवेल्स एंड प्लेज। तो इसने जो एडमिशन लिया वो एक किंग्स कॉलेज के अंदर लिया, वहां पे अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद ही वेंट इन यूनिवर्सिटी फॉर फिलोसफी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब गया तो इसने अपनी ही मदद आपके तहत खुद को सपोर्ट करने के लिए इसने स्टार्टेड राइटिंग ऑफ पोर्नोग्राफी। इसने पोर्नोग्राफीज वगैरह लिखना शुरू कर दी, जिससे इसको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाया करती थी। एंड देन ही बिकेम अ रेगुलर पार्ट ऑफ थिएटर राइटिंग्स। थिएटर के बारे में इसने लिखना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद ये लिखता गया, नॉवेल्स लिखता गया, शॉर्ट स्टोरीज लिखता गया, प्लेज लिखता गया, और जो जो लिखता वही इसका एक बहुत ही अहम कारनामा समझा जाता था। मीन्स के जो भी लिखता वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही आला शानदार तरीके से लिखा करता था, और हर एक वर्क के पीछे इसको कोई ना कोई अवार्ड भी मिला हुआ है। ये थी जी इसकी शॉर्ट सी बायोग्राफी। इस छोटी सी बायोग्राफी को जहन के अंदर रखिएगा। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। तो जिस तरह हम पीछे चीजों को मीन्स के स्टोरी के रिलेटेड चीजों को पढ़ा करते थे, तो इस शॉर्ट स्टोरी के रिलेटेड भी हम चीजों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द योनरा। योनरा तो आपको पता है कि हम शॉर्ट स्टोरीज डिस्कस करें तो सो योनरा ऑफ दिस स्टोरी इज ए शॉर्ट स्टोरी। तो इस स्टोरी का कहानी का जो योनरा हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है। तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर बेसिकली इज अ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक समाजी तजाद, समाजी लड़ाई झगड़े के अंदर इसका आपको बातचीत वगैरह की जाएगी। तो फिर टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर शॉर्ट स्टोरी के एक पैरामिड के रिलेटेड चलता है। सबसे पहले आपको एक्सपोजिशन नजर आएगी, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन, और एंड पे आपको रेजोल्यूशन नजर आए। तो वो जो एक पैरामिड के रिलेटेड चीजें चलती हैं तो वही इस कहानी का स्ट्रक्चर होगा। इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू, तो लास्ट कहानी की तरह इस कहानी का जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन है वो बेसिकली थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, इनके रिलेटेड कहानी हम तक पहुंचती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेटिंग, तो सेटिंग जो है वो 1990s है। 1990 के अराउंड ये कहानी लिखी गई है, और ब्रिटिश का एक टाउन है जहाँ पे एक फैमिली का घर है, और उसी के गिर्द जो पूरी की पूरी कहानी वहां पे ही परफॉर्म
की जा रही है। इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, तो इस कहानी के अंदर आपको जो मेन कैरेक्टर्स मिलेंगे वो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। नंबर 1, परवेज। परवेज इज द फादर, और ये बेसिकली आपके जो राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, उसकी हालात जिंदगी के बारे में बताता है, किस तरह से वो कल्चर हाइब्रिडिटी को सामने हमारे सामने लाता है। पाकिस्तानी है, लाहौर के अंदर रहता था, लाहौर के अंदर से माइग्रेट करके इंग्लैंड चला गया, वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर है, और ये रात को टैक्सी चलाया करता है, और इसका एक बेटा है, और सब कुछ अपने बेटे के लिए करता है। ये है जी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर नंबर 2, तो कैरेक्टर नंबर 2 हमारे पास आ जाता है जी अली। ही इज द सन ऑफ परवेज। ये परवेज का बेटा है, अकाउंटेंसी की तालीम हासिल कर रहा है, बहुत ही यंग नौजवान लड़का है, और जो पूरी की पूरी कहानी है बेसिकली अली के गिर्द ही घूम रही है। नंबर 3, वी हैव बेटीना। बेटीना इज द प्रोस्टिट्यूट, जो कि परवेज की बहुत अच्छी गहरी दोस्त है, अक्सर उसके साथ सफर भी किया करती। तो ये जो 3 कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो आपको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द माइनर कैरेक्टर्स, तो ये इस कहानी के अंदर थोड़े बहुत आपको माइनर कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, जिस तरह जो परवेज है वो एक टैक्सी ड्राइवर है, तो उसके जो दोस्त होंगे ड्राइवर्स, उनका भी थोड़ा बहुत इसके अंदर जिक्र आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। इफ वी टॉक अबाउट द थीम्स, तो थीम्स के अंदर सबसे जो बेसिक और पहला थीम आपको मिलेगा वो फैनेटिसिज्म मिलेगा। फैनेटिसिज्म क्या होता है जी? जब एक बंदा अटल हो जाता है, जुनूनी हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए, कि मैंने ये काम हर सूरत करना, और वो उससे जुदा नहीं होता, तो वो बेसिकली फैनेटिक होता है, और इसी से फैनेटिसिज्म ही निकला है। बाप को देखेंगे तो वो फैनेटिक है, बेटे को देखेंगे तो वो फैनेटिक लगेगा। हर एक अपने रिलीजन को लेके, हर एक बंदा अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा फैनेटिक है। नंबर 2 पे जो आपको थीम मिलेगा वो मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड फादर। बाप और बेटे के दरमियान जो रिलेशन है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। देन आपको मिलेगा कि जी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, मजहबी जो तजाद है वो किस तरह से एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर आता है, वो भी आपको इसके अंदर थीम देखने को मिलेगा। सो दीज आर द 3 थीम्स जो कि आपके इस शॉर्ट स्टोरी का हिस्सा है। इफ वी टॉक अबाउट द सिंबल्स, तो सिंबल्स तो इसके अंदर जो बेसिक है, सबसे पहला वो आपका रूम है। जो अली का रूम है वो बेसिकली सिंबलाइज करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। कि अली के अंदर जो तब्दीली आई वो हमें बेसिकली उसके कमरे से ही मिलती है। एंड द लास्ट वन अबाउट द मोटिव। अगर आप इस कहानी के मोटिव की बात करें, तो इस कहानी का जो मोटिव है वो है ईस्ट एंड वेस्ट, मशरक और मगरब के लोगों के दरमियान जो चीजें पाई जाती हैं, मीन्स के इनके रिलीजन किस तरह से डिफरेंट है, कल्चर किस तरह से डिफरेंट है, वो सारे के सारे हमें इस मोटिव के जरिए पता चले। सो दीज आर द 8 थिंग्स। ये 8 चीजें जो इस कहानी को आगाज करने से पहले आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, हम आगाज करते हैं जी अपने शॉर्ट स्टोरी का। तो इस कहानी का आगाज किस तरह से होता है कि जो बाप है परवेज, वो एक दिन अपने बेटे अली का कमरा देखता है, एंड व्हेन ही सीज दैट रूम ही बिकम्स शॉक। वो बहुत ही हैरान हो जाता है किस तरह से कि जो उसके बेटे का कमरा होता है ना, वो बड़ा ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन नजर आ रहा होता है। वही कमरा जहां पर एक वक्त किताबें बिखरी हुई होती थी, कपड़े बिखरे हुए होते थे, हर तरफ कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई गंद पड़ा होता था, वो जो कमरा था अब वो बहुत ही टाइडी, बहुत ही नीट एंड बहुत ही क्लीन नजर आ रहा था। तो ये देख के उसको बाप को पहले पहल तो बहुत हैरानी हुई कि यकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आई, यकदम से ये तब्दीली किस तरह से आई। तो बाद में वो खुश भी हुआ कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे बेटे के अंदर ऐसी तब्दीली आई कि उसने साफ सुथरा रहना शुरू कर दिया, उसने नीट एंड क्लीन रहना शुरू कर दिया। तो इसकी ये जो खुशी है वो हैरानी के अंदर तब बदली जब वो एक दिन एक डस्टबिन देखता है, और उस डस्टबिन के अंदर वो कुछ चीजें देखता है, वीडियो टेप देखता है, नए कपड़े देखता है, कंप्यूटर डिस्क देखता है, क्रिकेट बैट देखता है, मीन्स कि जितनी भी नई नई चीजें उसके फादर ने अपने बेटे को ला के दी होती हैं, वो सारी की सारी बास्केट के अंदर पड़ी होती है। और ये चीज उसको बड़ी ही परेशान करती है कि व्हाट वुड हैड हैपन, कि आखिर में क्या हुआ होगा। मैं 20 साल से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करके मैं जो कुछ भी कमाता हूँ मैं अपने बेटे पे लगा रहा हूँ। मैं उसके लिए कपड़े खरीदता हूँ, मैं उसके लिए क्रिकेट बैट्स खरीदता हूँ, मैं उसके लिए वीडियो गेम्स खरीदता हूँ, मैं उसके लिए वीडियो कंप्यूटर डिस्क खरीदता हूँ, मैं उसके लिए हर एक चीज ला के दे रहा हूँ। मैं अपनी जो सारी सेविंग्स होती है वो मैं इसकी तालीम पे लगा रहा हूँ, इसके अकाउंटेंसी की तालीम पे लगा रहा हूँ। तो आखिर में इसके अंदर ये जो तब्दीली आ रही है वो कहाँ से आ रही है?
वो किस तरह से आ रही है। तो ये चीज जो चीज है ना उसको बड़ी ही परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, इतना परेशान करती है कि वो रातों को सो नहीं पाता था, वो दिन को सो नहीं पाता था, उसका जो चैन था वो टोटली तौर पे खत्म हो चुका था। और ये चीज वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता था, करता भी तो किससे करता, एक वही तो उसका एक सहारा था। और जी के एक टैक्सी ड्राइवर है, जहाँ पे ये जिस फॉर्म के लिए जिस कंपनी के लिए काम करता है वहां पे दूसरे पंजाबी ड्राइवर्स और भी काम करते हैं। तो ये इसके ना बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। अब ये अपने उन दोस्तों से भी ये बात शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि उन अपने दोस्तों को इसने बताया हुआ था कि जो मेरा बेटा अली है, ही इज सो मच इंटेलिजेंट, ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, ये स्विमिंग बहुत अच्छी करता है। मीन्स के अपने बेटे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स करना, अपने बेटे को अप्रिशिएट करना, ये इसकी आदत बनी हुई थी अपने दोस्तों के सामने करने के लिए। लेकिन वो दोस्त जो इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे मजाक करते थे, इकट्ठे मूवीज देखा करते थे, इकट्ठे सियासत पे बात किया करते थे, इकट्ठे कहानियां सुनाया करते थे, इकट्ठे एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स बताया करते थे, परवेज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दोस्तों को अपने उस मसले को डिस्कस कर सके। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे का इमेज बहुत अच्छा बनाया हुआ था, और जब बताएगा कि मेरे बेटे के अंदर इस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, पता नहीं वो इस चीज के बारे में क्या सोचेंगे। खैर जी, उससे रहा ना गया, क्योंकि उसके जो प्रॉब्लम्स थी वो अंदर ही अंदर उसको खाए जा रही। तो एक दिन जब टैक्सी ड्राइवर दो अपने दोस्तों टैक्सी ड्राइवर्स के साथ यह सिल्वेस्टर की एक मूवी देख रहा था, तो मूवी देखते देखते कि वो बोल पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना वो साफ सुथरा कैसे रहना शुरू हो चुका है, ये किस तरह से वो कर सकता है। अब ना तो उसके जो दोस्त है वो हमारे घर पे आते हैं, ना ही उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उससे मिलने आती है। मीन्स कि इस तरह की ना वो बातें कर रहे थे। अब जब दोस्त बातें कर रहे होंगे तो दूसरे दोस्त तो उससे पूछेंगे ना कि आखिर में हुआ क्या, व्हाट इज द मैटर। तो परवेज उनको सारी की सारी कहानी बता देता कि किस तरह से मेरे बेटे के कमरे के अंदर से चीजें गायब होती जा रही, मैं नई चीजें ला के देता हूँ, अगले दिन कोई चीज वहां पे पड़ी नहीं होती। इस तरह की जो कंडीशन होती है ना वो सारी की सारी सिचुएशन अपने उन दोस्तों को बता देते। अब उन दोस्तों को पता चलता है कि आखिर में मसला क्या है, और वो दोस्त प्रवेश को बताते हैं, योर सन हैज बिकम अ ड्रग एडिक्टेड, तुम्हारा बेटा नशा करना शुरू हो गया, जितना जल्दी हो सके उसको इस चीज से रोक लो, अदरवाइज ही विल बिकम अ वल्नरेबल किलर, तो वो किसी का एक दिन कत्ल कर देगा। तो जब बाप बेटे के बारे में इस तरह के कॉम्प्लीमेंट सुनता है कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो वो जो उसके अंदर डर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो और ज्यादा डरना शुरू हो जाता है कि मैं तो इतनी अच्छी परवरिश कर रहा था तो आखिर में ऐसा हुआ क्यों। खैर जी, इस तरह की प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करता था। वो कहता है कि ध्यान रखो, मुझे लगता है, हमें लगता है कि जो तुम्हारा बेटा है ना वो ड्रग करने के लिए, नशा करने के लिए जो तुम चीजें उसको ला के देते हो, वो उन चीजों को बेच देता है और उसके बदले वो नशा ले लेता है और उस नशे को करता है। तो बेहतर होगा कि अपने बेटे के ऊपर नजर रखो और इस चीज को जितना हो सके उतना ही ओवरकम करो। ठीक है जी, ये ड्राइवर्स होते हैं, ये रात के वक्त काम करना पसंद करते हैं क्योंकि सड़कें खाली होती है, सारा दिन ये सोया करते हैं। अब सारी बातें शेयर कर ली। रात के वक्त जो परवेज जो अपनी टैक्सी चला रहा है और इसको आखिरी कस्टमर मिलता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, एक फीमेल होती है, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोस्टिट्यूट इज बेटीना, जो कि आपको थर्ड करेक्टर बताया था। अब बेटीना जो परवेज को तकरीबन 3 सालों से जानती है, ये दोनों बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि एक दफा परवेज ने बेटीना को एक बहुत ही हार्श टाइप, वॉयलेंट टाइप कस्टमर से बचाया था, जिसकी वजह से बेटीना परवेज को बहुत अच्छा आदमी समझती है और उसको अपना दोस्त समझते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है बेटीना और परवेज एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो जो बात परवेज अपने टैक्सी ड्राइवर दोस्तों को बताता है वही बात वो बेटीना को भी बता देता है कि मेरा बेटा इस तरह से कर रहा है, मुझे लगता है कि वो नशा करना शुरू हो गया। अलबत्ता जी, बेटीना ने अली को देखा तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ परवेज के मुंह से उसके बारे में बातें सुनी हुई हैं। तो बेटीना उसको कहती है, एवरीथिंग इज इन आईज, कि जो आंखें होती हैं वो सब कुछ ही बता देती है। अगर तुम्हारा बेटा नशा कर रहा है तो उसकी जो आंखें होंगी वो ब्लडी टाइप होंगी, वो तुमसे आंखें मिला भी नहीं सकता। तो अपने बेटे की जो आंखें ना वो अच्छे तरीके से तुम चेक करो। ठीक है जी, जिस तरह बेटीना उसको बता देती है और उसको कुछ ना ड्रग्स की पिक्चर्स भी दिखा देती है, किस इस तरह का ड्रग्स होते हैं, तुम तलाशी लेना, अगर कुछ मिले ना तो समझ लेना कि तुम्हारा जो बेटा है वो ड्रग्स ले रहा है। अब जो प्रवेश है वो घर आ जाता है, अपने बेटे के पास बैठ जाता है और अपने बेटे की आंखों ना बड़े ही गौर से देखता है कि भाई उसके हाथ को हाथ लगाता है कि उसका टेम्परेचर वो कम और ज्यादा तो नहीं हो रहा,
कभी उसकी आंखों में देखता है, कभी उसको क्या करता है क्या करता है, क्योंकि बाप है उसको फिक्र लगी हुई थी। तो जब अली बाहर चला जाता है तो उसके कारपेट के नीचे से चेक करता है, उसके ड्रॉयर्स चेक करता है, उसकी जो वार्डरोब है उसके पीछे में इसके पूरे के पूरे उसके कमरे की तलाशी लेता है कि आखिर में मामला क्या है। क्या मेरा बेटा वाकई ही ड्रग एडिक्टेड हो गया कि जो मेरे दोस्त है वो झूठ बोल रहे हैं। तो हर एक कमरे की वो ना तलाशी लेना शुरू कर देता है, और जो पल पल की रिपोर्ट होती है ना वो अपने दोस्त बेटीना को भी बताता रहता है कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है। अब एक ही दिन बेटीना उसकी गाड़ी में बैठी होती है, वो उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सेहतमंद भी लग रहा है, वो अच्छा मीन्स कि उसने चीजों को कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो सेहत है ना वो मुझे अच्छी भी लगी। तो वो कहते हैं एक मुझे परेशानी क्या हुई कि मैंने देखा कि मेरे बेटे की ना दाढ़ी आ रही है, ही इज ग्रोइंग बियर्ड। तो वो परेशान हो जाते कि ऐसा कैसे। तो वो उसको फिर एक एक कहानी बताता है कि आखिर में हुआ क्या था। कि मैं रात के वक्त सुबह का जब टाइम होगा तो मैं घर पहुंचा ना, तो मैं घर के हॉल के अंदर खड़ा हुआ तो मैं सुनता हूँ कि अली के कमरे से ना अलार्म की जो आवाज है ना वो बजना बंद हो चुकी है। मैं जल्दी से अपने कमरे के अंदर भाग गया। तो मैंने अपनी बीवी को बताया कि तुम मत उठना, मैं यानी कि देख लेता हूँ कि क्या हुआ। वो चुपके से जाता है अली के कमरे के आगे, दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और देखता है कि उसका जो बेटा है ना वो वॉशरूम के अंदर जाता है, और वॉशरूम के अंदर से वुजू करके बाहर आ जाता है और कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। जब थोड़ा सा हल्का सा दरवाजा खोलता है वो क्या देखता है कि उसका जो बेटा है वो नमाज पढ़ रहा है। अब जब फजर की नमाज पढ़ता है बेसिकली वो ना 5 वक्त का नमाजी बन चुका है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे ना दाढ़ी भी आ रही है। तब ये जब देखता है कि उसका बेटा एक रिलीजियस बंदा बन चुका है, तो उसका जो ख्याल चला जाता है ना वो लाहौर के अंदर चला जाता है 20 साल पहले, 20 से इससे ज्यादा साल पहले जब वो जवान हुआ करता था, जब वो मोहल्ले के मदरसे के अंदर जाके कुरान पढ़ा करता था। और उसको सारी चीजें याद आ जाती किस तरह से वो मोहल्ले के मदरसे के अंदर या मस्जिद के अंदर जाके कुरान पढ़ा करता। सुबह के वक्त बच्चे होते तो वो सो जाते थे, जो वहाँ के हाफिज होते या कारी वगैरह होते थे वो पंखे से ना एक रस्सी लटकाते और इसकी गर्दन से बांध देते या इसके बालों से बांध देते थे कि जब इसको नींद आए तो ये नीचे गिरे ना। तो यानी कि इसका जो पूरा का पूरा फोकस है वो कुरान के ऊपर। तो इस तरह से इन लोगों ने, उलमा ने, हाफिजों ने मजहब को इतना मुश्किल बनाया। तो इस चीज ने उसके अंदर डर पैदा कर दिया और वो रिलीजन से, मजहब से कोसों दूर चला गया। वो इन तमाम इस्लामिक रिलीजन को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ आया, इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड के अंदर उसने जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो उसको सारी चीजें याद आ गई कि मैं भी किस तरह मजहबी हुआ करता था। अब वो सारी की सारी चीजें मेरे बेटे के अंदर आ रही। तब वो फैसला करता है कि आज की रात वो सफर नहीं करेगा, आज की रात वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आज वो ना अपने बेटे के साथ कहीं रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा। तो एक दिन के बाद वो अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट जाता है। अगले दिन वो बेटीना को ना सारी सिचुएशन बता देते कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या हुआ। पहले तो जो अली होता है वो मान नहीं रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैंने आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। फिर बाप के इंसिस्ट करने पर अली जो है वो परवेज के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। मामूल के मुताबिक एज यूजुअल जो परवेज होता है वो उस होटल रेस्टोरेंट के अंदर पहले ही आया करता था, जिसकी वजह से वहां का जो वेटर था उसके लिए एक विस्की और एक ग्लास ऑफ वाटर पहले ही ले आता है। तो जब अली विस्की को देखता है तो वो थोड़ा सा मुंह बनाना शुरू कर देता है। तो अपने बाप से कहता है कि ये सब तो गलत है। तो वो उसका बाप पूछता है क्या गलत है, इस्लाम के अंदर ये विस्की शराब पीना हराम है। तो उसका बाप कहता है कि मैं 10 घंटे से ज्यादा काम करता हूँ, तो ये सब तो चलता रहता है। तो कहता है कि फिर भी ये चीज ठीक नहीं, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, इस्लाम इस चीज की भी इजाजत नहीं देता। वो कहता है ठीक है जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो कहता है इस्लाम गैम्बलिंग जुए की भी इजाजत नहीं देता। वो कहता है ठीक है जी मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ। वो कहता है कि इस्लाम के बहुत से रूल ऑफ फादर जो आप तोड़ रहे हो। वो कहता है मिसाल के तौर पे, वो कहता है घर के अंदर मुसलमानों के घर के अंदर पोर्क, सूर का गोश्त पकाना हराम है, लेकिन आप मदर को मजबूर करते हैं कि वो घर के अंदर सूर का गोश्त पकाए, पोर्क का गोश्त पकाए। वो कहता है कि इसमें क्या बुरी बात है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे टेस्टी लगता है, तो वो मैं इसलिए बनवा लेता हूँ। तो इस तरह की बातें वो अपने फादर से करता रहता है। बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो खुद को ना तसल्ली देता रहता है। वो एक वक्त ये भी आता है कि खाने के लिए जो प्लेट होती है ना फादर वो उठा के ना नीचे मार देता है। लेकिन उसका जो बेटा होता है ना वो अपने फादर से कहता है कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, आपकी रूह के अंदर वेस्टर्न कल्चर बस चुका है। तो उसका फादर कहता है कि हम रह कहाँ पे रहे, हम इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं, तो इंग्लैंड क्या है, वेस्टर्न कल्चर ही है। तो जिस कल्चर के अंदर आप रहेंगे वो तो कल्चर आपके अंदर आएगा आएगा। लेकिन जो अली होता है वो कहता है कि इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता, हम मुसलमान हैं,
हमें इस्लाम के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो कहते क्या करूं, तो उसका बेटा कहता है आप दाढ़ी रखें, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान पढ़ें। तो वो कहता है कंडीशंस तुमने देखी तो थी कि किस तरह से इस्लाम के जो मजहब का वो लोग लेके चलते हैं। तो कहता है जी इन तमाम चीजों पे उसको गुस्सा था बहुत आया, ये सारी बातें ना वो बेटीना को बता रहा है। तो वो कहता है कि एक वक्त तो मुझे ये भी लगा कि मैं अपने बेटे की वो प्रेयर मैट उठाऊं और उसको कहूँ कि चलो अभी मेरे घर से निकल जाओ, जहां से आया तुम वहां रहना शुरू कर दो। तो जो बेटीना होती है वो उसको रोक देते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बेटा है, तुम उसको समझाओ, एक दिन वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। 2-3 दिन के बाद जो परवेज और बेटीना होती है वो इस तरह से गाड़ी के अंदर घूम रहे थे। अब चलते चलते गाड़ी के ऊपर उनको परवेज को अपना बेटा नजर आता है अली। वो फुटपाथ के ऊपर ना चल रहा होता है एंड ही सेज टू बेटीना कि ही इज माय सन अली। तो बेटीना ना जल्दी जल्दी से कहते रोको रोको रोको, मैंने इसको देखना है। तो फादर अपने बेटे को बिठा लेता है जी गाड़ी पर और वो बैक सीट पे बैठ जाता है। जब बैक सीट पे बैठता है तो जो बेटीना होती है वो अली से पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे हो, वेयर यू आर यू कमिंग फ्रॉम। तो वो कहता है कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हाउ इज योर कॉलेज गोइंग। तो वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाली, ना तुम मेरे ऊपर कोई पैसा लगा रही हो, ना मैं आपको जानता हूँ, सो द हु द हेल आर यू कि तुम मुझसे इस तरह से क्वेश्चन पूछो। तो जो बेटीना होती है वो आहिस्ता से अपना एक बाजू उठाती है और परवेज के कंधे पे रख देती है। वो कहते हैं कि तुम जानते हैं कि तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परेशान है, वो तुमसे मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं। तो तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम ऐसी चीजें मत करो। तो जो अली होता है वो कहते हैं मुझे मोहब्बत तो नजर आ रही है कि मेरा बाप मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहा है, मेरी मौजूदगी में वो किस तरह की औरत के साथ बैठा हुआ है, मैं इस चीज से अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूँ। तो बेटीना कहती है कि किस तरह की औरत हूँ मैं। तो अली कहता है कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप किस तरह की औरत हो। तो अली कहता है कि आप गाड़ी रोको, मुझे यहाँ पे उतार दो। तो बेटीना कहती है कि तुम लोगों को उतरने की इजाजत नहीं है, मैं इस गाड़ी से उतर जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। गाड़ी रोकी जाती है, बेटीना वहां से गुस्से से दरवाजा खोल के वहां से निकल जाती है। तो जो परवेज होता है वो अपने बेटे को अली को लेकर सीधा घर चला जाता है। सीधा घर जाने के बाद अली ऊपर चला जाता है और परवेज नीचे विस्की वगैरह पीना गुस्से से ना पीना शुरू कर देता है। अब पीते पीते उसको गुस्सा आता है, वो जल्दी से उठता है और अली के कमरे के अंदर चला जाता है। जब अली के कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि जो अली है वो नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ते हुए जो परवेज है ना वो अली को मारना शुरू कर देता है, तशद्दुद करना शुरू कर देता है। कभी टांगों से, कभी मुक्के, कभी क्या, बहुत उसको मारता है, इतना मारता है कि स्टार्ट्स ब्लीडिंग, उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। अब बहते बहते अली सेज नाउ टेल मी हु इज द रियल फनेटिक। अब आप मुझे बताएं कि असल में फनेटिक होता क्या है, असल में फनेटिक है कौन। तो ये थी जी आपकी शॉर्ट स्टोरी, किस तरह से लोग फनेटिक होते हैं। फनेटिक होता क्या, जब आप कोई काम करने के लिए जुनूनी हो जाए, जब कोई काम करने के लिए आप पुख्ता इरादा कर ले कि मैंने ये काम करना ही करना और आप उस काम को छोड़े ना, तो वो फनेटिक होता है। माई सन द फनेटिक, मेरा बेटा क्या है, जुनूनी बन चुका है, पागल बन चुका है कि उसने अब इस्लाम के रास्ते पे ही चलना है। एक तरफ फादर दूसरी सिविलाइजेशन को लेके चल रहा है और दूसरी तरफ बेटा एक दूसरी सिविलाइजेशन को लेके चल रहा है। तो इस तरह से उनके अंदर कल्चर हाइब्रिडिटी भी आती है और कल्चर क्लैशेस भी आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे शॉर्ट स्टोरी माय सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी शॉर्ट स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।